नई शिक्षा नीति 2020 इस देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से गर्त में भेजने की नीति है। नई शिक्षा नीति 2020 इस देश के गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की नीति है और ये इकलौता नई शिक्षा नीति 2020 है जिसे संसद में पास नहीं किया गया, बल्कि कुछ भाजपाई जो लोग हैं अपनी कमेटी में बैठकर तय करते हैं और इस देश के अंदर शिक्षा का भगवाकरण करने के लिए थोपने की कोशिश करते हैं। इसके खिलाफ आज यहाँ पर हम लोग पार्टी अमित। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर आज गवाह है उन लोगों का जो विरोध कर रहे हैं नई शिक्षा नीति का। नई शिक्षा नीति पे सरकार दावा ठोक रही है कि नई शिक्षा नीति आएगी तो देश का भविष्य आगे चला जाएगा, नौजवानों का करियर मिलेगा, नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। लेकिन वहीं हजारों की संख्या में नौजवान सरकार की नीयत पर, सोच पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन को जिस तरीके से तवज्जो दी जा रही है, जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षा, ऐसा कहा जाता है बेसिक जो सोच है देश की या सभी लोगों की कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इसमें कमर्शलाइजेशन कम से कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको पास पैसा नहीं है उसको भी शिक्षा लेने का बराबर अधिकार है। क्योंकि टैक्स हम किस लिए देते हैं? टैक्स हम इसीलिए देते हैं इस देश के अंदर कि हमें पढ़ने का, न्याय का, स्वास्थ्य का, ये जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं पूरी मिले। अब वो भी पैसे से मिलेगा, अगर उस पर भी फोकस पैसे पे हो जाएगा, कमाना ही सब कुछ हो जाएगा, तो कैसे लोग आगे बढ़ेंगे? आज यूनिवर्सिटी की फीस का मामला हो, देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, फीस वृद्धियाँ हो रही हैं। अभी कुछ लोग यहाँ रिसर्चर्स आए थे, वो कह रहे थे कि उनका जो पीएचडी के साथ बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, एमफिल में दिक्कतें आ रही हैं और जो पैसा था वो भी कम कर रही है सरकार। तो कैसे हम भविष्य बनाएंगे? क्योंकि ये जो नींव है देश की, ये जो लोग हैं, ये नींव है, नींव की ईंट है। अगर नींव की ईंट को कमज़ोर कर दिया जाएगा, शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया जाएगा, पूंजीपतियों के हाथ दे दी जाएगी, तो कैसे चलेगा आगे? इसी विषय को विस्तार से समझने के लिए नई शिक्षा नीति, पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और बिहार से एक बड़ी जत्था ऑल इंडिया स्टूडेंट्स बिहार का तो नाम है एजुकेशन में, वहाँ के इतने सारे विद्यार्थी हैं, सब जगह देखो, व्यापार में हो ना हो, जैसे गुजरात को व्यापारियों का प्रदेश बोलते हैं, लेकिन जो बिहार है उसको बोलते हैं कि यहाँ से पढ़े लिखे लोग अलग अलग नौकरियों में पूरे देश की डिमांड पूरी करते हैं। एक तो लेबर क्लास भी पूरा करता है, वो भी एक तरह का रोजगार है, और एक आईएएस लेवल तक के लोग बिहार से निकलते हैं। इसीलिए चिंता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट बिहार को पड़ेगा। बिहार को नहीं, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को पड़ेगा। क्या हम क्या लोगों क्या, तो क्या फंडामेंटल चेंज आ गए हैं? सबसे पहले तो आप जानिए कि नई शिक्षा नीति 2020, अभी जो आप बात कर रहे थे, सरकार ने दावा किया ये वो, नई शिक्षा नीति के मामले में सरकार के तमाम जो दावा है वो तमाम दावा खोखले हैं। इस मायने में उनका दावा खोखले में है कि नई शिक्षा नीति में प्रोफेसर की बहाली नहीं होगी, नई शिक्षा नीति में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं होगा, वो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं होगा जो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन तो वो तो कहते हैं कि स्टूडेंट तो पढ़ने के लिए यूनियनबाजी करके, तो पता लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट यूनियन बाजी नहीं करेगा तो ये सरकार आवारा हो जाएगा। जिस तरह से न्यू, ये बात तो आपकी वजनदार है कि स्टूडेंट जब खड़ा होता है तो सरकारें बदल जाती हैं। वो चाहे जेपी आंदोलन हो, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, जब देश का युवक खड़ा हो जाता है तो सरकारें बदल जाती हैं। अगर छात्र, लेकिन उसको क्या मिलता है? वो तो यूज हो जाता है। बहुत सारे लोगों का करियर खा गए अन्ना आंदोलन वाले, वो कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ पॉलिटिकल लोग खड़े हो गए। अन्ना आंदोलन ने बहुत लोगों का जो करियर खाया है, लेकिन केजरीवाल का करियर बना दिया है। मैं खुद कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और इस आंदोलन में आके मैं उसमें तो ऐसा पॉलिटिक्स युवाओं का इस्तेमाल करती है। नहीं, पॉलिटिक्स युवाओं का इस्तेमाल नहीं करती है, स्टूडेंट को पॉलिटिक्स। नई शिक्षा नीति शिक्षा को आडंबर की ओर भेजने की नीति है। नई शिक्षा नीति इस देश के गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की नीति है। नई शिक्षा नीति इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की शिक्षा कैसे वो इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की नीति है, गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की नीति है।
कि जो 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी देश के अंदर आएंगे, उस फॉरेन यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ेंगे? उस फॉरेन यूनिवर्सिटी में वही पढ़ेंगे जो कॉर्पोरेट घराने के लोग होंगे, वही पढ़ेंगे जो अडानी अंबानी कोई के बाहर बेटे से अगर होंगे। ज्ञान मिल रहा है, बाहर के ज्ञान अगर मिल रहा है तो वो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए नहीं होना चाहिए। पूंजीवाद हम का विरोध डिमांड कर रहे हो करते कि हैं। बाहर की यूनिवर्सिटी का? हम स्टूडेंट हैं, हम शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। पहले पूंजीवाद का हम इसलिए विरोध करेंगे कि इस देश के अंदर शिक्षा पाने का सबों को समान अधिकार, राइट टू एजुकेशन है, और सरकार एजुकेशन के मामले में पूरी तरह से विफल है। और सरकार जो ये दावे कर रही है, क्या वो शिक्षा नीति 2020 जो सरकार इस देश के अंदर लागू कर रही है, क्या वो संसद में पास हुआ? आप सिर्फ अपने मंत्रिमंडल के, अपने पार्टी के मंत्रिमंडल को बैठाकर और इस देश के अंदर भगवाकरण वाली, जिस सिलेबसों में भगवाकरण घुसेड़ कर और नई शिक्षा नीति देश के अंदर लागू आप कह रहे हैं एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं ली गई? सूरत में बर्दाश्त नहीं एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं ली किसी गई? से एडवाइस नहीं लिया गया। कैसे कह कोई सकते भी हैं? नीति जब आयोग लागू होता है, किसी ने तो बनाया होगा। भाजपा ने बनाई है। भाजपा में एक्सपर्ट नहीं होते। भाजपा में एक्सपर्ट होता तो शिक्षा नीति की ये स्थिति नहीं होती। भाजपा में अगर एक्सपर्ट होते तो सावरकर के जेल में गेट नहीं खुलता, और गेट खुल के बुलबुल नहीं आती, और बुलबुल के पीठ पर बैठकर सावरकर मातृभूमि का सैर नहीं करते। महाराष्ट्र की किताब, कर्नाटक, इस तरह का आडंबर इस देश के अंदर शिक्षा को आडंबर की ओर नहीं भेजी जाती। ये पूरी तरह से वो लोग अंधभक्त हैं और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को अंधकार में डालना चाहती है। क्या लगता है आडंबर की ओर कई भेजना स्टूडेंट यूज तो नहीं हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी के जरिए? कोई पॉलिटिकल पार्टी से स्टूडेंट यूज नहीं होता। अलग-अलग पार्टियों के। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने तो इस देश की आजादी को लड़ाई लड़ा है, हम किससे यूज होंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सभी आंदोलनों में लगातार यूज होते हैं लोग, ऐसा देखा गया। आंदोलन में ये इकलौता AISF AIYF का, क्योंकि युवा का जोश, युवा की मेहनत को पॉलिटिकल पार्टियां अपने मर्जी के अनुसार इस्तेमाल करती हैं। कोई जो करते हैं उन पे हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम लोग जनरली आप चारा बनेंगे कि नेतृत्व करेंगे? हम तो नेतृत्व कर रहे हैं, हम बिहार से नेतृत्व कर रहे हैं, और हमारे नेतृत्वकर्ता वहाँ पर भाषण कर रहे हैं। AISF के जनरल सेक्रेटरी भाषण कर रहे हैं, AIYF के जनरल सेक्रेटरी भाषण कर रहे हैं। हमारा अपना जनरल सेक्रेटरी है, हमारा अपना नेशनल प्रेसिडेंट है, हमारे अपने अलग अलग पार्टी से बैकअप मिलता है आपको? हमारा किसी पार्टी से बैकअप नहीं मिलता है। हमारा विचार भगत सिंह से मिलता है, और भगत सिंह से जिनका विचार मिलेगा उनसे हमारा संबंध रहेगा। जो हमारे विचार से संबंध रखते हैं उनसे हमारा संबंध रहेगा। हम साइंटिफिक सोच की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल साइंटिफिक सोशलिज्म की बात हम करते हैं। सिर्फ साइंटिफिक सोच की बात नहीं करेंगे, हम साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं। हमारा नारा है पीस प्रोग्रेस साइंटिफिक सोशलिज्म, हम इसकी बात करते हैं। चाहे वो इसकी बात सिर्फ अभी नहीं हम कर रहे हैं, इसकी बात इस देश समाजवाद का नाम लेकर बहुत सारे लोग सत्ता चढ़ गए, बादशाह बन गए, और क्या सत्ता में जाएंगे? स्टूडेंट अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार ने हक के लिए लड़ते रहेंगे, सत्ता में क्यों नहीं जाएंगे? हम स्टूडेंट सत्ता में कैसे जाएंगे? स्टूडेंट सत्ता में क्यों जाएंगे? पहले पढ़े, क्यों नहीं जाएंगे? पहले बेहतर शिक्षा तो मिले, पहले आप बेहतर शिक्षा दीजिए, उसके बाद सत्ते में जाएंगे। नहीं तो इस तरह से गवार लोग जो शिक्षा मंत्री, गवार लोग जो गृह मंत्री बन के बैठ गए हैं, प्रधानमंत्री बन के बैठ गए हैं, तड़ीपार गृह मंत्री बनकर बैठ गए हैं, गुजरात के दंगाई जाकर प्रधानमंत्री। बहुत सख्त आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, हमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने सब चीजों पे लगता है आप कोर्ट का, संसद में भी बहुत चीजों पर बैन लगाया गया। ये आपका अपना पर्सनल परसेप्शन है कि ये आप कानूनी रूप? संसद में भी ऐसे चीज पर बैन लगा दिया गया है। सरकार इस देश के आंदोलन को रोकना चाहती है और मनमाने एक बात बताइए, राजनीतिक तरीके से लोगों पे कानून का इस्तेमाल करके कार्रवाइयां होती हैं, आप मानते हो? राजनीतिक दृष्टि से भी लोगों पे आरोप लगाए जाते हैं। भाजपा लेफ्ट पे लगाएगी, लेफ्ट कांग्रेस पे लगाएगा, कांग्रेस बीजेपी पे लगाएगा, सब एक दूसरे को लगाते हैं, और जब सरकारें होती हैं उनकी तो शब्द भी गढ़े जाते हैं नए पॉलिटिक्स में। जैसे, लेकिन कानून है ना अपनी जगह। जैसे आपने मोदी जी के बारे में कहा, एक बार प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने मोदी जी के बारे में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा गुजरात के बारे में? लगातार उस मांग को लेकर गुजरात में उन पर सुनवाई हुई, कानूनी व्यवस्था चली, इतने साल तक सब कुछ हुआ, उसके बाद आरोप तो सिद्ध नहीं हुए ना। फिर भी लगातार अगर ऐसे आरोप लगेगा तो ये इसमें पॉलिटिक्स झलक रही है। बिल्कुल पॉलिटिक्स झलक नहीं रही है। आप मोदी जी क्या है वो पूरी
पूरी देश की जनता जानती है। ठीक है, कोर्ट का अपना प्रक्रिया है, कोर्ट जो डिसीजन कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नापसंद हो सकते हैं, नापसंद का सवाल नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री गवार है। देश के प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा है, इसलिए नहीं संभल रहा है। अगर देश अब किसे बनाएंगे, किसे बनाना चाहते हमें किसी ने, हमें वही आप बनेंगे? नहीं, हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। गवार कहना बड़ा आसान है। पहले पढ़ लिख लेंगे, उसके बाद बनेंगे, ताकि इस देश को चलाने में हमको सुविधा बहुत ही हो। धारदार बोलते हैं, जबरदस्त बोलते हैं, शानदार बोलते हैं। आपसे बात करते हैं। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम धनंजय हुआ। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से बिलोंग करता हूं और बिहार के धरती से और गांधी की चंपारण के धरती से मैं चल कर आया। गजब। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी आपने जो धराधार सवाल मेरे साथी से पूछे हैं और बहुत सारा सवाल दागने की जो कोशिश किए हैं, उसका जो जोरदार तरीके से आपको जवाब मिला है, आप भी भली भांति संतुष्ट हो गए होंगे कि जिस तरीके से शिक्षा का भगवाकरण करके शिक्षा नहीं, इस बात पे मैं एग्री करता हूं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय प्राइवेट सेक्टर से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मूलभूत सिद्धांत होता है लाभ, प्रॉफिट, और सरकारों का सिद्धांत होता है वेलफेयर। तो सरकारों के हाथ में ही ये चीज़ें ज़्यादा रहें तो बढ़िया है। टैक्स हम इसीलिए देते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसे चलती रहें कि किसी निचले स्तर पे, निचले पायदान के लोगों को भी इस चीज़ से वंचित ना होना पड़े। यहाँ तक बात सही है, लेकिन जब यहाँ से आगे निकलते हैं आप, जब यहाँ से आगे निकलते हैं, कहने का मतलब है अब हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी है, कोई दूसरी तरफ से यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती, कुछ नहीं आ सकता, तो आप वहाँ तक सही है जहाँ तक आपकी सीमा है। लेकिन आप कहेंगे कि हम सब कुछ ज्ञान को बैन ही कर देंगे, अब हमारे देश में कुछ आएगा ही नहीं। हमने कब कहा कि ज्ञान को बैंड कर देना है? हम लोग ये तो बोल बाहर रहे हैं, पढ़ने जाते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब तक आपका सरकारी व्यवस्था तंदुरुस्त नहीं होगा, तब तक यह प्राइवेट वाले लोग आपका खून चूसने का काम करेंगे। प्राइवेट व्यवस्था अगर हमारा कमज़ोर करना है तो सरकारी व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक सरकारी व्यवस्था मजबूत होगा, प्राइवेट व्यवस्था वाले लोग डरेंगे और वहाँ पर भी वह सारी सुविधा को मुहैया कराएंगे, जो मूलभूत आवश्यकताओं को मुहैया कराएंगे, जो आसान लोग और साधारण लोग भी उसको आराम से आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑप्शनल होना चाहिए, लेकिन मैंडेटरी सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी व्यवस्था बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम अगर जेएनयू की बात करते हैं, जेएनयू में सबसे कम फीस में लोग पीएचडी कर लेते हैं। वह पीएचडी अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करने जाएंगे तो लाखों और करोड़ों फीस आपको देने पड़ेंगे। एक जनरल व्यक्ति जो है वो कैसे फीस अदा करके कर पाएगा? आप लगातार जो है वो यूजी और पीजी, देश की पुरानी व्यवस्था थी, वो बीए बना रही थी, एमए बना रही थी, ग्रेजुएट बना रही थी, लेकिन क्या उस व्यवस्था से भला हुआ था? क्या लोगों को रोजगार मिला था? आप आसान भाषा में समझिए कि पहले के जो 7वां पास लोग थे वो अच्छे से जॉब प्रोवाइड कर पाते थे। आज आप एमए बीए कराकर भी जॉब नहीं मिल जा रहा है। क्या कारण है? या बीजेपी सरकार जो है वह नहीं, ये तो पहले से एमए बीए वाले को जॉब कभी कतई सिर्फ क्लर्क जॉब और सरकारी जॉब ही था, बाकी उसकी जो स्किल थी वो कभी से नहीं थी। मैं 45 साल का हो गया, मैंने अपने जीवन में देखा कि कभी एमए बीए करने के बाद सिर्फ सरकारी नौकरी मिल जाए क्लर्क तक की, उसके लिए भी टेस्ट देना पड़ता था आपको। एक कोई भी फॉर्म उठा कर देख ले, एक कोई भी फॉर्म अगर निकलती है, अगर उठाकर आप देख लीजिए तो आप देखेंगे कि एमए और पीएचडी करने वाले लोग चपरासी के नौकरी के लिए फॉर्म डाल रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? आप दूसरा का कारण बताएंगे कि यह बीजेपी सरकार जो है जब सत्ता में आने के पहले, अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि मोदी सरकार जब सत्ता में आने के पहले के ही भाषण उठा कर सुन लीजिए, आपको अभी के मोदी और नेताओं के चाल और चरित्र पर हमेशा सवाल उठता है। आप कह रहे थे 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात, क्या विषय उठा रहे थे आप? सरकार ने सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने कहा था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, और 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से अभी 8 तो सरकारी रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होता है? रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी भी होता है और भी नौकरी होता है। सरकार ने रोजगार देने की बात कही, सरकार ने रोजगार देने की बात कही थी। अभी सरकारी और गैर सरकार दे ही नहीं सकती, झूठ थी बात, सरकार कभी दे ही नहीं सकती। बात तो मानते हैं, सरकार ने कहा था, झूठे ही वादे होते हैं सरकारों के। सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया और अभी तक 8 साल से 9 साल होने वाला है। उस हिसाब से कम 16 से 17 पूरा देश ठेके पे 17 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। रोजगार की क्या स्थिति है? बेरोजगारों की एक लंबी फौज देश के अंदर खड़ी है। बेरोजगारी का मतलब क्या समझते हैं आपके? मेरे मन में तो मन मुताबिक काम ना मिलना या काम नहीं करना, मैं तो यही करूंगा। बेरोजगारी का मतलब है जो पढ़ लिख के घर बैठे हैं, उन्हें किसी भी तरह क्या पढ़े हैं? नहीं मिल रहा है। क्या पढ़े हैं? एमए बीए कर लिए हैं, डॉक्टरेट सरकार ने बनाया था।
MBA जो पढ़ाई लिखाई रोजगार नहीं, रोजगार देने का हमारा अधिकार इस है। नई शिक्षा नीति से MBA बने थे लोग। पहली जो शिक्षा नीति थी तो पहली उसी शिक्षा से नीति बनी थी। पहली शिक्षा नीति भी गलत थी। पहली शिक्षा नीति में तो सरकार ने तो वादा नहीं किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अच्छा, अभी सरकार ने जो 2 रोजगार करोड़ का मतलब रोजगार का बात अभी किया, बात करेंगे। हाँ, अभी तो आप कह रहे हैं अभी के सरकार के मेरी खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरी देखिए सवाल मेरा बहुत ही प्रासंगिक है, और वो प्रासंगिक इसलिए है बिल्कुल हम कि प्रासंगिक जवाब भी देंगे। हाँ, तो सुनिए, सवाल सुन लीजिए पहले, फिर जवाब दीजिए। आपने कहा कि सरकार रोजगार नहीं देती। 2020 में नई शिक्षा नीति आप कह रहे हैं लागू हुई। 2020 से पहले जो भी आउटकम होगा, जो भी बेरोजगारी होगी, 2014 से मोदी सरकार है, लेकिन नीति तो वही थी पुरानी। रोजगार का मतलब आप जो समझ रहे हैं वैसा रोजगार नहीं है। शिक्षा रोजगार का मतलब नहीं, मैं इनसे मेरा सवाल समझे। एक मिनट, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, पूरा सवाल नहीं हुआ। पुरानी शिक्षा नीति थी 2020 तक, मानते हैं आप, उसी का आउटकम होगा रोजगार। शिक्षा के बेस पे ही तो रोजगार होता है। MBA आप करोगे या स्किल बनोगे, उसी के बेस पे। तो वो पुरानी सरकारों का या पुरानी नीति का प्रतिफल है कि लोग बेरोजगार हैं। ऐसा भी कह सकती है सरकार। भाई पुरानी अब मैंने पौधा लगाया है, तो वो पुराने पौधे का जो बीज आ रहा है उसको नई सरकार की, तो अब जो 2020 में जो नीति आ रही है, इसका जो आउटकम आएगा आने वाले समय में आएगा। 9 साल हो गया आपने 2020 बोला, सरकार को आए 9 साल। सरकार नहीं, नीति की बात कर रहा हूँ मैं। सरकार को आए 9 साल हो गए। नीति कब आई है? और सरकार नीति कब आई है? नीति 2020 में बनाई गई है। 2020 का और आउटकम उसी है क्या ये सरकार ने बेरोजगारी? बनाई, ये उसी सरकार ने ये बनाई। नई शिक्षा नीति का आउटकम है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये नहीं है, नहीं, ये पुरानी शिक्षा नीति का आउटकम है। नई शिक्षा नीति का झलक आप अग्निपथ योजना का ले सकते हैं। हाँ, नई शिक्षा नीति का झलक आप अग्निपथ योजना का ले सकते हैं। ये बेहतर जवाब है। का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, ये बेहतर जवाब। ये पहली निकम्मी सरकार है जिसे शर्म नहीं आती है, मिलिट्री का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उसका झलक आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, उसका जो रिजल्ट निकला अग्निवीर का, आप देखेंगे कि इतना फास्ट प्रोसेस कर अग्निवीर का रिजल्ट दिया गया। अगर यह तेजी अगर सरकार यह सरकार अगर जो थी वो कंटिन्यू जो तेजी से जो कॉपी चेकिंग का हो या तेजी से रिजल्ट देने का हो, परमानेंट जॉब में देती तो कुछ बात अच्छा रहता, अलग रहता। लेकिन आपने अग्निवीर में जो तेजी दिखाई है वो कहीं ना कहीं अग्निवीर, रेलवीर, तरह तरह की शिक्षावीर भी आने वाली है। शिक्षा भी ना करे, ठेके में जा रहा है क्या देश? देश पूरी तरह से ठेके में जा रही है। और यह मोदी सरकार भली भांति जानते हैं, या कितनी मशक्कत करके कांग्रेस सरकार को हटा कर आए हैं, भली भांति जानती है कि हम पूर्ण रूप से प्राइवेटीकरण कर देंगे तो हम अगर सत्ता में आज हैं, कल नहीं भी रहेंगे, तो हम पूर्ण रूप से इस पर काबिज रहेंगे। अपने नए नए बंदे को वहाँ पे खड़ा कर देंगे और इनडायरेक्टली रूप से वह काबिज रहेंगे। इस तरीक़ा से वह सारी तरफ से घेर कर और नए नए प्राइवेटीकरण की योजना बना रही है। अभी अग्निवीर के बात कहें, वो अग्निवीर में के पहले 2 एग्जाम क्लियर हो चुके थे, केवल एक मेडिकल बाकी था। क्या सरकार वो मेडिकल नहीं करा सकती थी? मेडिकल कराकर उस सरकार धोखा दे रही है, पूर्ण रूप से धोखा दे रही है और शिक्षा को पूर्ण रूप से कुव्यवस्थित कर रही है ताकि बच्चे पढ़े नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोग? हम देश के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि यह जो भगवाकरण नीति के सरकार जो है, उस सरकार को, निकम्मी सरकार को बदलो और वैसी सरकार को चयनित करो जो पूर्ण रूप से शिक्षा पर आधारित हो और पूर्ण रूप से शिक्षा को आगे करने वाला हो। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक हम भविष्य का कामना नहीं कर सकते हैं, स्किल इंडिया का सपना नहीं देख सकते हैं। देखिए कितनी गंभीर बात कही है इन्होंने पूरी तरीके से कि जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। लेकिन पढ़ने लिखने में भी क्या पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, या फिर से एक बेरोजगारों की फौज बना देगी। शिक्षा व्यवस्था में ज़िंदगी लगाने 25-26 साल लगाने के बाद आदमी जब बेरोजगारी खड़ा करता है तो सवाल तो उठेंगे ही। वो पुरानी नीति पर भी सवाल उठ रहे थे, नई नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि आगे देश की दशा और दिशा कैसे तय होगी। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।